अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्लास 7 का मैथमेटिक्स का फाइनल टर्म का 2025 का पेपर। तो जितने भी स्टूडेंट्स का सुबह मैथमेटिक्स का पेपर है क्लास 7 के, ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -13 इज़। सो -13 की एब्सोल्यूट वैल्यू। अच्छा बच्चों, किसी भी नेगेटिव नंबर की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो एक पॉजिटिव नंबर होता है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -13 इज़ +13, यानी ए ऑप्शन ठीक है, जिसमें सिर्फ 13 लिखा हुआ है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस इज़। अच्छा बच्चों, डिसेंडिंग ऑर्डर किसको बोलते हैं? बड़े से छोटे की तरफ, बड़े से छोटे की तरफ, यानी जो भी आपको नंबर्स दिए हुए हैं उनमें सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और एंड पर सबसे छोटा नंबर। तो जहाँ भी आपको सही तरतीब दिखे वो आपका ठीक ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर अगर आप ए ऑप्शन देखो तो यहाँ पर पहली वैल्यू है लाइक 2345, फिर है 2123। तो देखो सबसे बड़ी वैल्यू कौन है? 2345, ये सबसे पहले लिखी सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी 2123, फिर उससे छोटी 1899 और फिर सबसे छोटी 1890। तो मतलब जब भी डिसेंडिंग ऑर्डर का बोला जाए तो सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू, फिर छोटी और एंड पर सबसे छोटी होनी चाहिए। वो आपका करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस होगा। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 73572 इज़। सो प्लेस वैल्यू क्या होती है? लाइक आपको ये डिजिट नज़र आ रहे हैं जो क्वेश्चन में दिए हैं वो है 7352। सो 7352 में जो 3 है उसके बाद कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट हैं, 572। आफ्टर 3 यहाँ पर कितने डिजिट हैं? 73572 में 3 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स हैं, 5, 7 और 2। तो फिर हमारे पास वो ऑप्शन ठीक होगा जिसमें 3 के बाद लाइक 3 जीरोज़ लगे हों। जितने 3 के बाद जितने डिजिट हों वो उसकी प्लेस वैल्यू होगी। ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में 3 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 5, 7 और 2। 3 डिजिट्स हैं तो 3 के बाद 3 जीरोज़ होने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन है डी, जिसमें 3 के बाद 3 जीरोज़ लगे हुए हैं, यानी 3000। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, द LCM ऑफ 72 एंड 48 इज़। सो इसमें आपको LCM फाइंड करना है। ठीक है, एक प्रॉपर क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सो द LCM ऑफ 72 एंड 48 इज़ 144। आपकी बुक में जो LCM वाला चैप्टर है ये आप वहाँ से समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, द सोल्यूशन ऑफ 30 नेगेटिव ब्रैकेट 5 प्लस करली ब्रैकेट 16 प्लस 4 स्मॉल ब्रैकेट -5 और फिर सारी ब्रैकेट्स क्लोज इज़। तो ये भी कम्प्लीटली सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर है 10। वैसे मैं आपको थोड़ा सा हिंट देती हूँ, ये ब्रैकेट्स वाले चैप्टर में है और इसका रूल ये होता है कि सबसे पहले आपने स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर वाली चीज़ों को सॉल्व करना है, फिर मिडल ब्रैकेट्स को और एट द एंड बड़ी ब्रैकेट्स को, यानी स्क्वायर ब्रैकेट्स को। ठीक है, और फिर वो वैल्यूज़ जो ब्रैकेट से बाहर हैं। जब आप कम्प्लीटली सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर निकलेगा 10। सो 10 आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू दिस एंड बी इज़ इक्वल टू दिस। सो ये सेट वाले चैप्टर में से है, सेट्स वाले चैप्टर में से। सो यहाँ पर आपको एक ए सेट दिया हुआ है और एक बी सेट दिया हुआ है। ए की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 5 और बी की वैल्यू क्या है? 3 5 6। देन ए यूनियन बी विल बी। सो मेरा एक क्वेश्चन है, यूनियन में क्या आप लिखते हो? जब भी यूनियन फाइंड करने का बोला जाए तो आपको दोनों सेट्स के एलिमेंट्स लिखने होते हैं, बट ये है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो। ठीक है। सो जो यूनियन होगा वो कौन होगा? ऐसा सेट होगा जिसमें ए के भी सारे डिजिट मौजूद हों और बी के भी सारे डिजिट मौजूद हों, पर कोई डिजिट रिपीट ना हुआ हो। तो ज़रा ए ऑप्शन चेक कीजिए। तो देखें ए ऑप्शन में क्या सेट ए के सारे डिजिट्स मौजूद हैं? तो सेट ए के डिजिट्स कौन कौन है? 1 2 3 4 5। सो अगर आप ए ऑप्शन देखो तो वहाँ पर भी आपको ये सारे डिजिट्स नज़र आएंगे, जैसे 1 2 3 4 5। और बी ऑप्शन के देखो, सारे बी सेट के सारे डिजिट्स मौजूद हैं। बी सेट के कौन कौन हैं डिजिट्स? 3 5 और 6। तो देखें ज़रा, यहाँ पे बिल्कुल 3 भी मौजूद है, यहाँ पर 5 भी मौजूद है और यहाँ पर 6 भी मौजूद है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो सेट ए, वो ऑप्शन ए है। 1 2 3 4 5 6 ये एक ऐसा सेट है जिसमें सेट ए के भी सारे डिजिट्स मौजूद हैं, सेट बी के भी सारे डिजिट्स मौजूद हैं और कोई डिजिट रिपीट भी नहीं हुआ। अगर क्वेश्चन नंबर 7 है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स इज डिनोटेड बाय। तो बच्चों नाम से जाहिर है इसका नाम है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर को किससे जाहिर करेंगे? पी से। ठीक है, किससे?
पी से, कैपिटल पी से, तो करेक्ट ऑप्शन है ए, जिसमें कैपिटल पी लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है इंक्रीज 120 इन द रेशो ऑफ 12:10 विल बी। सो ये रेशो प्रपोर्शन वाले चैप्टर में से आपका क्वेश्चन आया है। इसका करेक्ट आंसर है 144। क्या आंसर है? 144। आप ऐसे किया करें, मेरे पीछे बोला करें, ठीक है? जब मैं रिपीट करती हूँ ना, आप पीछे बोलो, तो इस तरह ये होगा, आपको याद रहेंगे ऑप्शंस के आंसर्स। चलें क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 15 टॉयज़ इज़ Rs 2250, देन द कॉस्ट ऑफ 5 टॉयज़ विल बी। ये भी रेशो प्रोपोर्शन वाले चैप्टर में से सवाल आया और इसका करेक्ट आंसर है 750। 750। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 है इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इज़ 25,000 एंड द सेलिंग प्राइस इज़ 23,505, देन द लॉस विल बी। सो ये आपके प्रॉफिट लॉस वाले चैप्टर में से क्वेश्चन आया, ठीक है? तो इसका करेक्ट आंसर है Rs 1495। 1495। क्वेश्चन नंबर 11 है इफ़ द एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड प्लॉट इज़ 1444 मीटर स्क्वायर, देन द लेंथ ऑफ इट्स वन साइड विल बी। तो अच्छा बच्चों, जब भी आपको किसी स्क्वायर का एरिया दिया गया ना और आपको बोला गया है लेंथ ऑफ इट्स वन साइड फाइंड करें, तो आपको क्या करना है, आपको इसको डिवाइड कर देना है। लाइक एरिया ऑफ स्क्वायर शेप प्लॉट इज़ दिस, देन द लेंथ ऑफ इट्स वन साइड विल बी। तो एरिया बनता कैसे है कि जब आप लेंथ टाइम्स विड्थ करते हो, ठीक है? तो सिंपल आप इसको 2 पे डिवाइड कर दो तो आपको आंसर निकल आएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 है इफ़ द जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस इज an इज इक्वल टू 2n स्क्वायर -1, देन इट्स 10th टर्म विल बी। तो सिंपल जहाँ कहीं आपको n नज़र आए वहाँ पे आपको n की जगह पर 10 पुट करना है, तो आपका आंसर निकल आएगा 199। 199। क्वेश्चन नंबर 13 है द नेक्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस इज़। ये आपका सीक्वेंस वाला एक चैप्टर है, सीक्वेंस और सीरीज़ वाला, वहाँ पे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 है द नेक्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस इज। सो सीक्वेंस क्या है? 2, 5, 10, 17, 26। तो अगर आप देखो तो 2 + 3 गिव्स 5, 5 + 5 गिव्स 10, 10 + 7 गिव्स 26, सॉरी 10 + 7 गिव्स 17 और 26, और नेक्स्ट क्या होगा? 37। 37। अच्छा बच्चों, ये सॉल्व करने वाले क्वेश्चन हैं, ऐसे नहीं बताए जा सकते इनके आंसर्स। अभी के लिए आप याद कर सकते हो 37। क्वेश्चन नंबर 14 है द सम ऑफ 3x² + 4x + 2 एंड 5x² + 3x + 7 इज़। तो जब भी सम वाले क्वेश्चन हैं, सिंपल आपको एक जैसे टर्म्स को ऐड करना है, जैसे स्क्वायर वाली टर्म्स आपस में, एक्स वाली टर्म्स आपस में, और ये जो गिनती वाली टर्म्स हैं जैसे 2 और 7, ये आपस में ऐड होंगे। ज़रा करके दिखाए ना। तो यहाँ पे सम किस किस का फाइंड करना है? 3x² का, और दूसरी साइड पे स्क्वायर वाली टर्म कौन है? 5x²। ठीक है, पहले यहाँ पे 3x², यहाँ पे कौन है? 5x²। तो 3x² और 5x² को जमा करो तो आंसर क्या आता है? बिल्कुल 8x²। इस तरह से x वाली टर्म्स को प्लस करें, 4x और 3x। जब आप इनको प्लस करते हैं तो आपका आंसर निकलता है 7x। इसी तरह जब आप गिनती वाली रकमों को प्लस करते हो, जैसे 7 और 2 को, तो फिर आपका आंसर निकलता है 9। ठीक है, 7 + 2 क्या होता है? 9। तो स्क्वायर वाली टर्म्स को आपस में, एक्स वाली टर्म्स को आपस में, और गिनती वाली टर्म्स को आपस में ऐड करना है, तो आंसर आता है 8x² + 7x + 9। क्वेश्चन नंबर 15 है द लाइक टर्म्स आर। अच्छा, लाइक टर्म्स क्या होती हैं बच्चों? जो मतलब जिनमें या तो दोनों स्क्वायर वाली हों या दोनों पावर 3 वाली हों। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ए ऑप्शन है 9x 6x²। तो एक में x है, दूसरे में x² है, तो ये तो एक जैसी टर्म्स ना हुई, लाइक टर्म्स तो ना हुई। लाइक बोलते हैं एक जैसी टर्म्स को, तो ये तो लाइक टर्म्स ना हुई, ये तो डिफरेंट है। तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता। बी ऑप्शन है 5x² 2x²। तो देखें, ये भी x² वाली टर्म है, दूसरी इसके साथ जो 5x² है वो भी x² वाली टर्म है, और 2x² ये भी x² वाली टर्म है। तो ये दोनों किसकी एग्जांपल है? लाइक टर्म्स की। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है बी, 5x² 2x²। समझ आ गया? ठीक है, एक जैसी टर्म्स जहाँ पे देखें वो लाइक टर्म्स होंगी। क्वेश्चन नंबर 16 है द फैक्टराइजेशन ऑफ 4fg - 16g² इज़। अच्छा बच्चों, जब भी फैक्टराइजेशन करनी हो ना, तो सबसे पहले आप कॉमन लेते हैं। तो देखें यहाँ पर कोई डिजिट कॉमन आता है, यहाँ पर 4 डिजिट कॉमन आता है। जैसे अगर आप
4 है, पहली 4FG और दूसरी वैल्यू में 16, तो 4 के टेबल पे जाता है और 16 भी 4 के टेबल पे जाता है, तो आप 4 कॉमन ले सकते हो। और दूसरे अगर देखो तो 4FG यहाँ पे F है, पर देखो दूसरे वाले में F नहीं है, तो F तो कॉमन ही लिया जा सकता, पर यह है 4FG, तो यहाँ पे G है और दूसरे में 16G², मतलब दूसरे में भी G है, तो G भी कॉमन लिया जा सकता है। तो हम 4G कॉमन ले लेंगे, तो अंदर कौन रह जाएगा, अंदर से जो वैल्यू कॉमन निकली है बाहर वो कम हो जाएगी, तो 4 बाहर निकला है, 4 अब अंदर नहीं लिखने होगा ब्रैकेट के, G भी बाहर निकला है तो G भी ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखने होगा, ब्रैकेट के अंदर सिर्फ लिखने होगा F माइनस, और 4 कितने सा 16 होता है, 4 4 सा 16, G² में से एक G बाहर लिखने हुआ है तो एक G अंदर लिखने होगा, तो करेक्ट आंसर है A, 4G ब्रैकेट F माइनस 4G, 4G ब्रैकेट F माइनस 4G। क्वेश्चन नंबर 17 है द प्रोडक्ट ऑफ -3x² एंड 7x³ इज। अच्छा सही हो गया। अच्छा बच्चों, जब भी प्रोडक्ट का नाम आए तो अपने गिनती वाली टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी जो डिजिट्स हैं जैसे -3 और 7 इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, और ये जो वेरिएबल्स हैं जैसे जो ABC जैसे x है यहाँ पे, तो वो रखना है ना, x² और x3 इनको आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है। अच्छा -3 को जब 7 से मल्टीप्लाई करो आंसर क्या आता है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और 3 7 टाइम्स 21, तो 3 7 टाइम्स 21, तो -21 आएगा। और यहाँ पे x की पावर कितनी है 2 और यहाँ पे x की पावर है 3, बेस सेम पावर्स ऐड, तो चूँकि दोनों के बेस x हैं तो इनकी पावर्स ऐड होंगी, सो x और 2 + 3 पावर कितनी हो जाती है 5, तो आपका करेक्ट आंसर होगा -21 x पावर 5। कैसे मिला वो मैंने आपको बताया कि जब प्रोडक्ट आपने फाइंड किया कि -3 टाइम्स 7 क्या आंसर आता है -21, और x की पावर 2 और x की पावर 3, तो 3 + 2 पावर ऐड होंगी तो x की पावर कितनी बन जाएगी 5, तो करेक्ट आंसर है -21 x पावर 5। चलें क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। सो द सोल्यूशन ऑफ 4y - 9 इज इक्वल टू 11 इज। तो यहाँ पर आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा बच्चों, आपको यहाँ पे रूल बताती चलूँ, जिस भी चीज़ की आपको वैल्यू फाइंड करनी हो आपको उसको अकेला करना होता है स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे क्या है, द सोल्यूशन ऑफ 4y - 9 इज इक्वल टू 11, तो यहाँ पे आपको सोल्यूशन किसका फाइंड करना है, y का। तो ये 4 भी फालतू है, -9 भी फालतू है, तो -9 जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये बन जाएगा +9, तो ये बन जाएगी इक्वेशन 4y। आपके पास अगर कॉपी पेंसिल है तो आप लिख सकते हो जो मैं बताती हूँ, 4y इज इक्वल टू 11 + 9, ये इक्वेशन बन जाएगी। फिर अगले स्टेप में 4y इज इक्वल टू, जब आप 11 + 9 करेंगे आंसर आएगा 20, तो ये बन जाएगी 4y इज इक्वल टू 20। ठीक है, फिर से आपको y की वैल्यू चाहिए, 4y की नहीं चाहिए, तो 4 दोनों साइड पे 4 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर आता है 4 5 टाइम्स 20, तो आंसर आ जाएगा 5। सो द सोल्यूशन ऑफ y यहाँ पे क्या है 5। सो क्वेश्चन नंबर 19 है द लीनियर इक्वेशन ऑफ द स्टेटमेंट द प्राइस ऑफ ए पेन एंड 2 बुक्स इज 120 इज। सो चले हम कहते हैं कि द प्राइस ऑफ ए पेन, उसको आपने रिप्रेजेंट किया किसी वेरिएबल x से, एंड 2 बुक्स, तो आपने बुक्स को रिप्रेजेंट किया y से, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, द प्राइस ऑफ ए पेन, तो प्राइस पेन की होगी x प्लस ऑफ 2 बुक्स, तो ये होगी 2y। ठीक है, क्योंकि बुक्स को आपने y से ज़ाहिर किया था, तो बन जाएगी x + 2y इज़ की जगह पे आपने इक्वल का निशान डालना है, और 150 इसी तरह से। ठीक है, तो आपकी क्या इक्वेशन बनेगी, द प्राइस ऑफ ए पेन एंड 2 बुक्स क्या बनेगी, x + 2y इज इक्वल टू 150। ठीक है, सो प्राइस ऑफ ए पेन x प्लस 2 बुक्स की प्राइस 2y इज़ की जगह पे इज इक्वल टू 150। याद रहेगा, मैं इसलिए समझाती हूँ ताकि आपको याद रहे। क्वेश्चन नंबर 20 है -9,6 लाइज इन क्वाड्रेंट। अच्छा बच्चों, मैं आपको समझा दूँ, जब आपको इस तरह से कोई नंबर दिया जाए जिसमें पहला डिजिट नेगेटिव में हो दूसरा पॉजिटिव हो, जैसे यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है वो क्या है -9,6, यानी -9, +6, जहाँ पर कोई लामत ना हो वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या डिजिट दिया हुआ है -9,6, तो -9 पहला नंबर नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव हो तो वो लाई करता है दूसरे क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो करेक्ट ऑप्शन है बी। ठीक है, सो नेगेटिव पॉजिटिव ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे पहला नंबर नेगेटिव है, दूसरा 6 पॉजिटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। क्वेश्चन नंबर 21 है मिनट्स इन 5 आवर्स 30 मिनट्स इन 5 आवर्स 30 मिनट्स आर। सो कितने मिनट्स हैं,
3:30 मिनट्स। ठीक है, मुझे कैसे पता लगा मैं आपको बताती हूँ। 5 आवर्स में, 1 आवर में, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60, तो 5 आवर्स में कितने हुए 50 टाइम्स 60, सो 50 टाइम्स 60 होता है 300। 300 5 आवर्स में और 30 मिनट्स एक्स्ट्रा थे तो वो बन गए 330 मिनट्स। ये बच्चों सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस हैं। मैं आपको बस थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ कि मतलब कहाँ पे, मैं भी अब बुक पे इस तरह के और ऑप्शन सर्च कर सकूँ। सो मिनट्स इन 5 आवर्स 30 मिनट्स आर, तो 5 आवर्स में 300 मिनट्स और साथ 30 मिनट्स एक्स्ट्रा तो बन गए 330 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 22 है किलोमीटर्स इन 5000 मीटर्स आर, तो 5000 मीटर में कितने किलोमीटर हैं, तो 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, तो 5000 में कितने किलोमीटर होंगे, सिंपल 5 किलोमीटर। कितने किलोमीटर होंगे 5 किलोमीटर। आगे क्वेश्चन नंबर 23 है इफ़ अ कार कवर्स 150 किलोमीटर इन 3 आवर्स देन इट्स एवरेज स्पीड विल बी। सो अ कार कवर्स 150 किलोमीटर देन इट्स एवरेज स्पीड विल बी, ये कितनी होगी 50 किलोमीटर पर आवर। कितनी होगी 50 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 24 है इफ़ द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर आर 5 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली देन द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी, तो कितना होगा 863.5 क्यूबिक सेंटीमीटर। कितना होगा 863.5 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 25 है इफ़ अ रेडियस ऑफ ए सर्कल इज़ 12 सेंटीमीटर देन इट्स सर्क्यूमफेरेंस विल बी। रेडियस कितना है 12, तो सर्क्यूमफेरेंस कितना होगा, तो सर्क्यूमफेरेंस होगा 75.4 सेंटीमीटर। कितना होगा 75.4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 26 है द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स इन द गिवन फिगर इज़, तो कितनी है वैल्यू इन द गिवन फिगर इज़, तो एक्स की वैल्यू कितनी है। सिंपल बच्चों, जो अंदर वाले सारे एंगल्स हैं उनका सम बराबर होता है 180 के, तो 40 + 35 + x इज इक्वल टू 180। इस इक्वेशन से आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो 180 में से 40 और 35 माइनस कर दो तो आपके पास आंसर बचता है 105। तो 105 डिग्री आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागोन इज़, तो पेंटागोन के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 540 डिग्री। 540 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 28 है द गिवन पॉलीगोन इज़, तो ये बच्चों जो अंदर की तरफ हो ना इस तरह से लाइक कोने बने हो अंदर की तरफ, जैसे इस डायग्राम में बने हुए हैं, ये होती है कनकेव। इसको क्या बोलते हैं कनकेव, तो गिवन पॉलीगोन इज़ कनकेव। क्वेश्चन नंबर 29 है द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागोन इज़, सो ऑक्टागोन मतलब 8 कोनों वाली ऑक्टागोन। सो जब भी ऑक्टागोन आए तो इसकी कितनी सिमेट्री होगी, तो वो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या होगा 8। ऑक्टागोन का ऑर्डर ऑफ सिमेट्री होता है 8। क्वेश्चन नंबर 30 है द एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूअस डाटा इज, सो कंटिन्यूअस डाटा क्या होता है हाइट ऑफ स्टूडेंट्स। क्या होता है हाइट ऑफ स्टूडेंट्स। द क्वेश्चन नंबर 31 है द मीन ऑफ द डाटा 30 20 10 इज। अच्छा, यहाँ पे बच्चों वैसे आई थिंक यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है। नॉर्मली मीन उस वैल्यू को बोलते हैं जो खुद को रिपीट करे। ठीक है, जो खुद को रिपीट करे वो मीन होती है, बट यहाँ पे कोई वैल्यू खुद को ये आई थिंक क्वेश्चन में गलती है। यहाँ पे होना चाहिए द मीडियन ऑफ द डेटा 30 20 10 इज, सो मीडियन होती है मिडल वाली वैल्यू, तो ये होगा आंसर इसका 20। तो ये मिस्टेक है पेपर में, मीडियन होना चाहिए। आप चाहो तो अपनी टीचर से पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 30 है द एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूस डाटा इज, तो कंटिन्यूस डाटा की एग्जाम्पल क्या हाइट ऑफ स्टूडेंट। सो क्वेश्चन नंबर 32 इज सॉरी द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 3 इन ए रोलिंग डाइस इज, तो वो क्या है 5/6। 5/6। इसी तरह से सब्जेक्टिव पार्ट है, ये अभी मैं सॉल्व करूँगी। सॉल्व करके मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर दूँगी आपके साथ इसका लिंक। ठीक है, सब्जेक्टिव पार्ट का। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि सुबह आपका पेपर बहुत अच्छा हो तो फिर आपको जितने भी MCQs मैंने बताए हैं ना सिर्फ आपको उनको याद करना है बल्कि समझने की कोशिश भी करनी है। जब आप समझ लेंगे ना तो फिर आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप फ़ौरन से अच्छे से पेपर कर पाओगे। क्योंकि मैथ एक ऐसी चीज़ है, अगर कोई बंदा बोले ना कि मैं MCQs के ऑप्शंस ज़बानी याद कर लूँगा तो फिर जब पेपर आएगा मुझे सारा आता होगा, तो ऐसा नहीं होना। क्योंकि रियाजी याद हो ही नहीं सकती कभी आपको। ठीक है, तो रियाजी को समझने की कोशिश करो और ये जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं इनकी प्रैक्टिस करें। मैं आपको एक एक क्वेश्चन समझाती हूँ, ठीक है, और मैं लिंक शेयर करूँगी आपके साथ, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा इंशाल्लाह। ठीक है, फिर आपके लिए अल्लाह हाफिज़।